बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस एनवायरनमेंट इज लिमिटेड लायबिलिटी बेस्ड कंपनीज, a business firm that provides its owners called members with corporate style, limited personal liability and the federal tax treatment of a partnership, जिसमें हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी बेस्ड कंपनीज के अंदर जो हमारे पास लिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी भी कंसीडर की जाती है और इसका जो फेडरल टैक्स ट्रीटमेंट है वो पार्टनरशिप से कुछ लिंक्ड होता है। बिजनेस इनकम इज अकाउंटेड फॉर ईच मेंबर इज इंडिविजुअल इनकम टैक्स फॉर्म, यानी जिसमें जो बिजनेस इनकम इज अकाउंटेड फॉर एन ऑन ईच मेंबर्स इंडिविजुअल इनकम टैक्स फॉर्म। इसका मतलब यानी कंपनी से ये थोड़ा सा डेविएट करता है, जिसके अंदर बजाय इसके कि कॉर्पोरेशन या कंपनी के फॉर्म के ऊपर जो है वो इनकम टैक्स रेट हो, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इंडिविजुअल इनकम टैक्स फॉर्म के ऊपर ट्रीट किया जाता है। इसी तरीके से जनरली लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी will possess only the first two of the following four standard corporation characteristics, जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होती है, अनलिमिटेड लाइफ होती है एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विदाउट द अदर ओनर्स प्रियर कंसेंट होती है। इसी तरीके से इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी एलिमिनेट डबल टैक्सेशन सिस्टम, जिसमें डबल टैक्सेशन जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह से नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर और टाइप ऑफ द ओनर्स, इजियर टू रेज द एडिशनल कैपिटल। फिर हम कुछ लॉसेस या डिसएडवांटेजेस की बात करें तो उसमें इसकी एक लिमिटेड जो लाइफ है, एंड देन हमारे पास ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप डिफिकल्टीज जनरली, यानी हमारे पास इसकी जो ओनरशिप है वो भी जनरली डिफिकल्ट हो जाती है ट्रांसफर करना। देन हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रेज होता है दैट्स अ डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन represents the systematic allocation of cost of a capital asset over a period of time for financial reporting purposes, tax purposes or both। यानी हमारे पास डेप्रिसिएशन, दिस इज बेसिकली डिडक्शन। डेप्रिसिएशन के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे हम ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट भी कह सकते हैं, ग्रेजुअल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, और इसको हम ये भी कह सकते हैं एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी कहा जा सकता है। इसमें हमारे पास जनरली प्रॉफिटेबल फर्म्स प्रेफर टू यूज एन एक्सेलरेटेड मेथड फॉर टैक्स रिपोर्टिंग पर्पसेस। इसके काफी सारे जो मेथड्स हैं उनमें सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड है। स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड में एक 5 ईयर अगर टोटल लाइफ है तो 5 साल के ऊपर एसेट को डेप्रिशिएट कर दिया जाता है। 10 ईयर लाइफ है तो 10 ईयर के हिसाब से 10% एनुअली जो है उसकी डेप्रिसिएशन कर दी जाती है। सपोज 1 लाख का आपने एक एसेट परचेज किया और आप इसको 10 ईयर के ऊपर डेप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो फ्रॉम द स्टार्ट हमारे पास सिंपली क्या होगा कि आप उसे 10 ईयर के अंदर डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड नंबर पे कुछ हमारे पास एक्सेलरेटेड टाइप ऑफ बैलेंस डेप्रिसिएशन मेथड्स हैं, जिसमें पहले नंबर पे डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है। एक हमारे पास डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड होता है। डिक्लाइनिंग मीन कि आपने 10% कैलकुलेट करनी है तो रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी उसके ऊपर सेकंड ईयर का 10% कैलकुलेट होगा। फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए फर्स्ट और सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन को टोटल एसेट की वैल्यू में से माइनस करेंगे और उसके बाद कैलकुलेट होगा। सिंपली इसी तरीके से जो डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है उसके अंदर आपके पास जो वैल्यू है वो डबल कैलकुलेट होगी और डबल डिक्लाइन करते जाएंगे, यानी 10% की जगह पे 20%, 20% की जगह पे 40% जो है वो कैलकुलेट होगी। तो डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के तहत जो एसेट है वो बहुत क्विकली डेप्रिशिएट हो जाता है और एसेट को डेप्रिशिएट करने का मकसद टैक्स से रिडक्शन भी होता है। दूसरे नंबर पे एसेट की वैल्यू जो है वो टाइम के साथ साथ कम हो जाती है, उसकी वर्थ, उसकी प्रोडक्टिविटी वक्त के साथ रिड्यूस हो जाती है। इसलिए कंपनी प्लान करती है कि आफ्टर 5 ईयर या 10 ईयर या 3 ईयर एक लिमिटेड लाइफ के बाद आपने इस एसेट को रिप्लेस कर देना और उसकी जगह पे आपने नया एसेट, पुराना एसेट बेच देंगे और उसके बाद एक नया एसेट परचेज कर लें। कोई मशीनरी भी हो सकती है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है या कोई और इसी तरह का रिसोर्स आपके पास हो सकता है, जिसको आप क्या करते हैं वक्त के साथ चेंज करते हैं। देन हमारे पास मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम है, जिसको हम मेकर्स मेथड बोलते हैं।
इसमें हमारे पास 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर इस तरह के प्लान होते हैं और उसमें फिक्स परसेंटेज होती है। जो एक टेबल है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कितने परसेंट पे कैलकुलेट करनी है, सेकंड ईयर की कितने परसेंट पे करनी है, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की, इस तरह से डिफरेंट जो ईयर्स हैं उनकी डेप्रिसिएशन किस तरीके से आपने कैलकुलेट करनी है, वो आपके पास एक फिक्स परसेंटेजेस होंगी, उसकी बेसिस के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। आपने प्लान क्या करना है कि 3 ईयर पे आप डेप्रिशिएट करने जा रही हैं, 5 ईयर पे करने जा रहे हैं, 7 ईयर पे करने चाहते हैं, इस तरह के मेथड्स होते हैं और उनके फिक्स रेट्स होते हैं। देन हमारे पास डेप्रिसिएशन की एक एग्जांपल है, जैसे लीजा मिलर ऑफ बास्केट वेंडर्स is calculating the depreciation on a machine with the depreciable basis of $1 lakh, a 6-year useful life and a 5-year property class life. She calculates the annual depreciation charges using Baker's method. Note, ignore bonus depreciation discussed in 225. इसमें मेकर्स मेथड के हिसाब से इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट, एसेट्स आर डेप्रिसिएटेड ऑन द basis of 8 different property classes. Generally the half year convention is used. Depreciation is any particular year is the maximum of a double declining balance method or straight line. A switch in depreciation method is made from double declining balance method to straight line during the life of the asset. इसी तरह से ये हमारे पास एक मेकर्स मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की गई है और जिसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हमारे पास जैसे पहला साल है तो पहले साल के हिसाब से इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की गई और नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट की। पहले साल 1 लाख के ऊपर एक परसेंटेज है स्पेसिफिक, जिसके हिसाब से 20% डेप्रिसिएशन चार्ज बनता है। सेकंड ईयर में 32,000 है, थर्ड ईयर में हमारे पास 19,200 है, फोर्थ ईयर में 11,520 बनता है, फिर 11,520 और लास्ट जो 6th ईयर है उसकी 5,760। जो भी रिमेनिंग रेजिडुअल वैल्यू बचती है उसको लास्ट ईयर के अंदर डेप्रिशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिए मैं एडिशनल मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा कि इसकी डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट की गई है। मेकर्स मेथड के हिसाब से एक परसेंटेज के थ्रू भी कैलकुलेशन हो सकती है। ये देखिए हमारे पास मेकर्स मेथड के स्केड्यूल के हिसाब से जो रेशो गिवन है वो हमारे पास 3 ईयर प्लान है। 3 ईयर के प्लान के वाले से 33% करेंगे, 44.45%, 14.81% और 7.41%, ये हमारे पास परसेंटेज है। देन हमारे पास 5 ईयर प्लान है जिसके हिसाब से 20%, 32%, 19.2%, 11.52 और 11.52 और 6 ईयर में 5.76% हमारे पास एक रेशो मौजूद है। इसी तरह से 7 ईयर प्लान की रेशो गिवन है, इसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन जो है वो की जा सकती है। तो यहाँ पे चूंकि ये 5 ईयर प्रॉपर्टी प्लान था, प्रॉपर्टी क्लास जिसके अंदर कैलकुलेशन हुई, तो ये वाला मेथड अप्लाई करते हुए वहाँ पे रेशो जो है वो कैलकुलेट की गई। देन हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट्स इंटरेस्ट डिडक्टिबिलिटी। Interest expense is an interest paid on outstanding debt and is tax deductible. Cash dividend is the cash distribution of earnings to shareholder and is not a tax deductible income. Then ये हमारे पास कैश डिविडेंड टैक्स डिडक्टेबल इनकम इस तरीके से नहीं है कि जब आप एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उस टाइम पे आप एक कैलकुलेशन करते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए कि जिसमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट होती है। पहले आप इंटरेस्ट माइनस करते हैं, हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाता है। अर्निंग आफ्टर टैक्स में फिर आप टैक्स से उसकी परसेंटेज डिडक्ट कर देते हैं तो आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स और देन अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाता है। अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि पहले टैक्स दिया जा चुका होता है इसलिए जो डिविडेंड है उसको कहा जाता है कि दिस इज नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। इसी तरह से आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस
टैक्स रेट से द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट की जा सकती है। दैट्स डेट फाइनेंसिंग हैज अ टैक्स एडवांटेज। तो ये अभी इंटरेस्ट की अगर बात करें तो इंटरेस्ट और यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट उनके टैक्स देने से पहले किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग टैक्स एडवांटेज भी इसके ऊपर हमें मिलता है। डेट फाइनेंसिंग की जाए तो आपको टैक्स से एडवांटेज मिल सकता है। हमारे पास दो मेजर सोर्सेज होते हैं फाइनेंसिंग के, अभी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिसके अंदर एक तो डेट फाइनेंसिंग है और इक्विटी फाइनेंसिंग है। इक्विटी फाइनेंसिंग के ऊपर डिविडेंड दिया जाता है, प्रेफर्ड डिविडेंड या कॉमन डिविडेंड, जो जिसने जिस तरह के शेयर परचेज किए हुए हैं, तो इसलिए लेकिन वो नॉन टैक्स डिडक्टेबल इनकम एक्सपेंस कंसीडर होता है। दूसरी तरफ चले जाते हैं तो डेट फाइनेंसिंग है। डेट फाइनेंसिंग के ऊपर जो आप टैक्स देते हैं, डेट फाइनेंसिंग के ऊपर इंटरेस्ट होता है और इंटरेस्ट के ऊपर आप टैक्स पे करते हैं। इसी तरीके से हैंडलिंग कॉर्पोरेट लॉसेस एंड गेन्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कॉर्पोरेशंस हैंडलिंग द कॉर्पोरेट लॉसेस एंड गेन्स किस तरीके से किया जाता है, जिसमें कॉर्पोरेशंस दैट सस्टेन अ नेट ऑपरेटिंग लॉस कैन कैरी दैट लॉसेस बैक, जिसको हम कैरी बैक कहते हैं 2 ईयर एंड फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड 20 ईयर्स टू ऑफसेट ऑपरेटिंग गेन्स इन देयर इन दोज ईयर्स। इसमें जो एक टैक्स आप ग्रेजुएशन के अंदर आप टैक्स पढ़ चुके हैं जिसके अंदर कहा जाता है कैरी फॉरवर्ड एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, कैरी बैक एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो इसमें अगर आपको सपोज करते हैं कि आपको एक दफा लॉस हुआ है तो आप इसको नेक्स्ट 20 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी 20 ईयर तक जब तक आपका लॉस कवर नहीं होगा उस टाइम तक आप टैक्स जो है वो नहीं देंगे। यानी ये एक फैसिलिटी होती है कि कॉर्पोरेट लेवल पे जो लॉसेस और गेन्स होते हैं उनको कैरी फॉरवर्ड कैरी बैक किया जा सकता है। देन हमारे पास losses are generally carried back first and then forward starting with the earliest year with operating gain, कि जब आपको अगेन स्टार्ट होगा प्रॉफिट उसके बाद आप अपने जो टैक्स जो है वो आपने पे करना है उस टाइम तक आपको इसको डिडक्शन दे दी जाए। देन हम जस्ट हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, लीजा मिलर इज एग्जामिनिंग द इम्पैक्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग लॉस as basket vendors BW in 2003. The following timeline shows operating incomes and losses. What impact does the 2007 loss have on BW? जैसे 2004 के अंदर $1,50,000 का प्रॉफिट हुआ है, इसी तरह से 2005 में 2006 में $1 लाख का बेनिफिट हुआ है। इसके साथ साथ 2007 के अंदर 500,000 का लॉस हो रहा है, तो इसको वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये लॉस कैरी बैक करेंगे और उसके बाद इस चीज को कवर किया जाएगा। जैसे नेक्स्ट में कवर किया गया कि लॉस कैन ऑफसेट द गेन इन ईच ऑफ द ईयर 2005 एंड 6, द रिमेनिंग 2,50,000 कैन बी कैरीड फॉरवर्ड टू 2008 और बियॉन्ड। जो आपके पास पिछले 2 साल का प्रॉफिट था वो आपने कवर करके उसको कवर कर लिया और उसके बाद अब जो रिमेनिंग बैलेंस है वो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट में जाके जब आपको 2008, 2009, 2010 में आपको प्रॉफिट होंगे तो वहां से आपकी डिडक्शन होगी। यहाँ पे एग्जांपल के साथ शेयर भी किया गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 2004 का जो लॉस था उसको कवर कर लिया गया, जो प्रॉफिट था उसमें 1,50,000 आया। इसी तरीके से 2005 का, 2006 का, तो टोटल 2,50,000 कवर हो जाता है और रिमेनिंग 2,50,000 जो इस टाइम शॉर्ट फॉल है वो अब 2008, 9 और 10 के अंदर जो प्रॉफिट होगा वहां पे जाके इसको कवर किया जाएगा। इसी तरीके से कहता है जनरली द सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स एज डिफाइंड बाय द IRS generates a capital gain. Asset sells for more than original cost or capital loss asset sells for less than original cost. अब कैपिटल गेन और कैपिटल लॉसेस का कॉन्सेप्ट किस तरह डेवलप होता है कि आप अपना जो एसेट है उसको उसकी ओरिजिनल प्राइस से ज्यादा पे बेच देते हैं या उसको ओरिजिनल प्राइस से कम पे बेचते हैं, जिससे आपको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होता है। Often historically capital gains income has received more favorable US tax treatment than operating income. Generally capital gains are taxed at ordinary income tax rates for corporations are a maximum up to 35%. Capital losses are deductible only against the capital gains. तो यहीं पे स्टूडेंट्स हम इसको क्लोज करते हैं। जो रिमेनिंग लेक्चर है इंशाल्लाह कमिंग क्लास से स्टार्ट करेंगे।